नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जब बेटे बहू ने पिता को कमरे में बंद करके उन पर किया अत्याचार, तो पिता ने कर दिया ऐसा काम कि बेटे बहू के होश ठिकाने आ गए। राजेश बाबू आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले तो प्रतिदिन की तरह रास्ते में एक एक करके उनके हर दिन के साथी नकुल जी, प्रकाश जी और मिस्टर मदन जी मिलते चले गए। बुजुर्गों की ये टोली नियमित रूप से प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे घर से निकल पड़ती थी और पास ही बने अंग्रेजी जमाने के किंग्स पार्क, जो कि आजकल फूलबारी कहलाता था, उसके भीतर जाकर अपने अपने हिसाब से कोई एक्सरसाइज, कोई योग व्यायाम, कोई चहलकदमी करता तो कोई सिर्फ पार्क की बेंच पर बैठकर सुबह की गुनगुनी कच्ची धूप का आनंद लेता था। ये चारों बुजुर्ग अपने अपने वक्त के दिग्गज थे। राजेश जी प्रथम श्रेणी अधिकारी, नकुल जी धाकड़ वकील, प्रकाश जी पुलिस अधिकारी और मिस्टर मदन जी एक सफल व्यापारी हुआ करते थे। मगर आजकल वे सभी अपने अपने पद और व्यवसाय को भूलकर आम आदमी की तरह जिंदगी जी रहे थे। उनकी आपस में बहुत बनती थी और हर रोज मॉर्निंग वॉक का अध्याय समाप्त होने पर, अर्थात घर से निकलने के लगभग 1 घंटे बाद, उनकी महफिल चारों में से बारी बारी किसी भी एक के घर पर जम जाती थी। वह लोग बैठकर चाय नाश्ते का लुत्फ उठाते हुए लगभग 1-1.5 घंटे तक गपशप करते रहते और फिर अपने अपने घर वापस चले जाते। यूं ही उनकी दिनचर्या बन गई थी। आज भी हर रोज की तरह वे आपस में मिलकर पार्क की ओर चल पड़े थे। वे लोग पार्क के गेट के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गेट की बाईं ओर लोगों का जमा बड़ा लगा हुआ है। देखकर मदन जी बोले, अरे भाई लोग देखो तो, वहां क्या हुआ है जो इतने सारे लोग जमा हो गए। नकुल जी बोले, चलो देखते हैं। तो राजेश जी और प्रकाश जी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, चलो चलो देखते हैं। सब लोग भीड़ के नजदीक पहुंच गए। नकुल जी ने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा, क्या हुआ भाई साहब? वो बोला, पता नहीं, यहाँ पर एक बुजुर्ग शख्स औंधे मुंह बेहोश पड़े हुए हैं। ये सुनकर वह चारों सामान्य उत्सुकता से भीड़ के भीतर झांकने का प्रयास करने लगे। वहां पर सभी लोग आपस में बतिया रहे थे कि पता नहीं कौन है। कपड़े देखकर तो भले घर के बुजुर्ग लगते हैं। इस बीच किसी ने पुलिस को फोन पर सूचना दी थी। पुलिस के आने तक सभी वहां पर रुके रहे। लगभग 15-20 मिनट में वहां पुलिस की मोबाइल वैन आ पहुंची। उसमें से उतरे सब इंस्पेक्टर ने सभी को दूर हटने को कहा और अपने साथ आए कांस्टेबल को उस बुजुर्ग को सीधा करने को कहा। जैसे ही कांस्टेबल ने उस व्यक्ति को सीधा किया तो वहां उपस्थित सब लोगों के मुंह से एकदम निकला, अरे ये तो वर्मा जी है। अरे पिछले 3-4 साल पहले तक तो यहीं रहते थे। फिर पत्नी के देहांत के बाद सब बेच बाच कर अपने बेटे के पास चरणधार चले गए थे। उसके बाद से उनको कोई अता पता यहाँ के लोगों को नहीं था। आज वे इस हालत में यहाँ पार्क के पास पड़े हुए हैं। सब इंस्पेक्टर ने जब ये सुना तो बोला, आप लोग क्या इनकी शिनाख्त करते हैं? तो नकुल जी आगे आए और बोले, सर मैं एडवोकेट नकुल सिन्हा इनकी आधिकारिक रूप से शिनाख्त करता हूँ कि सुंदरलाल वर्मा जी हैं, जो कुछ वर्ष पहले इस इलाके के निवासी थे और रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं। इनके बारे में और जानकारी शायद इनके ऑफिस से या रिटायर हुए हैं वहां से मिल सकती है। ये सुनकर सब इंस्पेक्टर ने उनका नाम पता नोट किया और बोला, कोई गवाही में हस्ताक्षर करेगा? तो राजेश जी की टोली बोल पड़ी, हम सब करेंगे। इंस्पेक्टर ने वर्मा जी को अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस बुलवाई और फिर उन सबके फोन नंबर लेकर ये कहकर चला गया कि जल्दी आप लोगों को थाने आने का कष्ट करना होगा।
सबने सहमति जताई। वर्मा जी की जेबों की तलाशी लेने पर उनमें कुछ नहीं निकला, सिर्फ उनका आधार कार्ड और चंद फुटकर नोट ही थे। दोपहर में थाने जाकर उन लोगों ने थाने की फॉर्मेलिटी पूरी करवाई। उसके बाद वे अस्पताल में वर्मा जी को देखने गए। वहां उनका इलाज चल रहा था। ड्यूटी डॉक्टर से पूछने पर उसने बताया कि दरअसल उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, इसलिए कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए थे। अभी स्टेंट चढ़ा दी है और साथ में जरूरी इंजेक्शन भी लगाए गए। उन्हें कोई खतरा नहीं है, मगर अभी लगभग 1 सप्ताह उन्हें इलाज की जरूरत है। ये सुनकर मिस्टर मदन जी ने कहा, देखिए डॉक्टर, आप लोग इलाज में कोई कमी ना होने दें, खर्च की चिंता ना करें। हम सब मिलकर इनके इलाज का दायित्व उठाएंगे। ये कहकर उन्होंने सबको देखा तो सबने एक स्वर में सहमति जताई। अस्पताल से वापस आते हुए प्रकाश जी बोले, विश्वास नहीं होता है मित्रों कि वर्मा जी जैसा घमंडी और पैसे वाला व्यक्ति इस प्रकार लावारिसों की तरह सड़क पर पड़ा रहा। सबने कहा, हाँ यार, सही कहा आपने। वर्मा जी तो नाक पर मक्खी को भी नहीं बैठने देते थे। उनके घमंडी स्वभाव के तो किस्से आज तक प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार बतियाते हुए वे लोग घर आ गए। वर्मा जी को जब वो लोग अगले दिन सुबह देखने गए तो उन्हें होश आ गया था और वे आंखें बंद कर लेटे हुए थे। राजेश जी और अन्य सबको आता देखकर ड्यूटी पर उपस्थित नर्स ने उन्हें बताया कि कल जिन्होंने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था वे लोग उनसे मिलने आए हैं। सुनकर वर्मा जी ने आंख खोली। सामने उनके पुराने परिचित राजेश जी, नकुल जी, प्रकाश जी और मिस्टर मदन जी मुस्कुराते हुए खड़े थे। उन्हें देखकर वर्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर प्रकाश जी आगे आए और बोले, ये क्या वर्मा साहब, आपकी आंखों में आंसू? अरे हम तो उन वर्मा साहब को जानते हैं जिनकी आंखों की ताब कोई नहीं निकाल सकता था। हम तो उन वर्मा साहब को जानते हैं जिनके सामने जाते हुए हमें हमेशा अपनी लघुता का एहसास बना रहता था। ये सुनकर वर्मा जी फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, भाई प्रकाश जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आप लोगों से आंखें नहीं मिला सकता हूं। सबने मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और बोले, आप इस प्रकार रोइए मत, दिल छोटा भी ना कीजिए। हम सबने पुरानी बातें भुला दी और अब हम सब आपके इस कठिन समय में आपके साथ हैं। उनके मुंह से ये बात सुनकर वर्मा जी थोड़ा संभल कर बोले, भाइयों, आप लोगों ने मुझे मौत के मुंह से निकाला है। मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मुझे गंभीर डिहाइड्रेशन हो गया था और अगर मुझे समय पर चिकित्सा नहीं मिलती तो शायद अगले कुछ घंटों में मेरा जीवन समाप्त हो जाता। मेरा ये जीवन आप लोगों की अमानत है। मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि आप लोगों से माफी भी मांग सकूं, मगर फिर भी दोनों हाथ जोड़कर आप सबसे अपने पुरुष व्यवहार के लिए दिल से माफी मांगता हूं। ये सब सुनकर अभी तक खामोश खड़े मिस्टर मदन जी बोल रहे, क्या मैन, तुम आज वो सब पुराना बात लेकर पड़ा है? अरे मैन उठो और हम सबके साथ चलकर जिंदगी की शाम को एंजॉय करो। नकुल जी बोले, हाँ भाई, हम सब मिलकर रहेंगे। उनकी बात सुनकर राजेश जी बोले, वो सब तो ठीक है दोस्तों, मगर अब इनके रहने खाने की व्यवस्था सबसे पहले करनी पड़ेगी। ये सुनकर वर्मा जी बोले, नहीं भाइयों, आप लोग चिंता मत करो। मैं इस कॉलोनी का घर जरूर बेच गया था, मगर मेरे पास एक और कोठी है जो शहर के बाहरी हिस्से में स्थित है। मैं वहीं रह लूंगा। वर्मा जी के कहने पर सभी ने एक साथ कहा, नहीं, आप अस्वस्थ हैं और जब तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक आपको अकेले नहीं रहने दिया जाएगा। वर्मा जी रोते हुए ही बोले, भाई लोग, मुझ घमंडी और स्वार्थी व्यक्ति को इतना प्यार मत दो, वरना मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मैंने पिछले समय में
आप सबके साथ जिस तरह का व्यवहार किया है उसके मुताबिक तो मुझे आप सबकी ओर से सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार ही मिलना चाहिए। आप लोगों की बहुत मेहरबानी मुझे। आप लोगों ने मरणासन अवस्था में उठाकर अस्पताल पहुंचाया और मेरे लिए सर्वोत्तम चिकित्सा की व्यवस्था करवाई। अब मुझे और पाप का भागी मत बना। इस पर नकुल सिन्हा जी तमतमाते हुए बोली, देखिए वर्मा जी, आप तो फिर से हम सब लोगों को अपमानित कर रहे हैं। आप हमारी ओर से बढ़ाए हुए दोस्ती के हाथ को पुनः ठुकरा रहे हैं। ये अनुचित है। वर्मा जी बोले, नहीं भैया, मैं इतनी औकात कहाँ है फिर आप सबसे दोस्ती कर सकूं। अरे दोस्त तो बराबर वालों में होती है। कहाँ मैं अदम घमंडी और स्वार्थी, और कहाँ आप जैसे देवतुल्य लोग। वर्मा जी के मुंह से सब सुनकर राजेश जी बोले, ठीक है वर्मा जी, हम आपकी बात आंशिक रूप से मान लेते हैं। आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि मेरे राय में आप जब तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक आप मेरे साथ मेरे घर पर रहेंगे, और जब डॉक्टर आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ घोषित कर देंगे तब आप जहां चाहें जा सकते हैं। वर्मा जी कुछ कहते उससे पहले नकुल जी ने कहा, नहीं राजेश, आप अपनी बेटे बहू के साथ रहते हैं, उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो सकती है। मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ, इसलिए वर्मा जी मेरे साथ रहेंगे। थोड़ी बहस के बाद सब इस बात पर राजी हो गए। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर नकुल जी वर्मा जी को अपने घर ले आए। उन्होंने उनसे कहा, वर्मा जी, मैं तो छड़ा छोटा इंसान हूं, इसलिए घर ज्यादा व्यवस्थित तो नहीं है, मगर फिर भी आपके लिए कमरा मैंने मेड को कहकर तैयार करवा दिया है। किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज फॉर्मेलिटी मत कीजिएगा। वर्मा जी कृतज्ञ नजरों से उन्हें देखकर बोले, नकुल भाई, इस मुसीबत की घड़ी में आप चारों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं उसे भूल नहीं सकता। मेरी सारी हेकड़ी निकल गई है और मैं समझ गया हूं कि हमें कभी भी अपने पद और पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। वर्मा जी की बात सुनकर नकुल जी ने कहा, ठीक है वर्मा जी, पहले आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद आपकी कहानी सुनेंगे। अभी तो आप कमरे में चलिए। वर्मा जी को नकुल जी सहारा देकर भीतर ले आए। उनके साथ बाकी तीनों दोस्त भी वहां आए हुए थे। सबने मिलकर वर्मा जी के वहां रहने की उचित व्यवस्था बना दी थी। वर्मा जी बार बार खेद प्रकट कर रहे थे कि उन्होंने पिछले समय में इस सभी के साथ अत्यंत निमन और निंदनीय व्यवहार किया था। हालांकि इस बात को वे चारों अच्छी तरह से जानते थे, मगर वे लगातार उन्हें समझा रहे थे कि पुरानी बातें भुलाकर वे नए सिरे से उनके साथ दोस्ती शुरू कर सकते हैं। वर्मा जी का सामान और उनके रहने की व्यवस्था का जायजा लेने के बाद चारों दोस्त उन्हें कमरे में आराम करने को कहकर बैठक में आ गए। नकुल जी बोले, मैं चाय बनाता हूँ। तो प्रकाश जी ने कहा, अरे भाई, काय को मेरा धंधा चौपट कराने की सोच रहे हो? चाय बनाने का जितना अनुभव मुझे है उतना तुम तीनों को मिलाकर भी नहीं होगा। सब हो करके हंस दिए। प्रकाश चाय बनाने चल दिए। थोड़ी देर में चाय आ गई। सब मिलकर चाय पीते हुए गरियाने लगे। इधर वर्मा जी कमरे में लेट तो गए थे, मगर उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे वे अपने पद के घमंड में हरदम चूर रहते थे, और ये चारों मित्र अलग अलग समय पर उनसे मदद की उम्मीद से मिलने आए थे, तो उन्होंने कैसे उन्हें धुतकार दिया था। सबसे पहले उन्हें राजेश जी का किस्सा याद आया। हुआ यूं कि राजेश जी उन दिनों प्रथम श्रेणी पर पदोन्नत नहीं हुए थे, और उनके बेटे सोहन के पासपोर्ट के आवेदन पर 2% लोगों के संदर्भ जरूरी थे। इसलिए वे वर्मा जी के पास निवेदन करने गए थे कि क्या वह उनका नाम उस आवेदन में डाल सकते हैं। इस पर वर्मा जी ने व्यंग्य पूर्वक कहा था कि जाओ जाओ राजेश बाबू, अपनी औकात मत भूलो। अरे तुम अपने लड़के को विदेश भेजने की सोच भी कैसे सकते हो?
विदेश जाने के लिए कितना खर्च लगता है मालूम है? तुम्हारी सारे जीवन की कमाई जोड़कर भी शायद हवाई जहाज का किराया तक नहीं निकलेगा। जाओ जाओ, बेटे को कहीं क्लर्क बनवा दो, जरूरत हो तो मैं सिफारिश कर दूंगा। ये कहकर वह खे खे करके हंस दी। उन्हें हंसते देख वहां मौजूद उनके मुसाहिबों की फौज भी हंस पड़ी। आज उन्हें राजेश जी का बेटा विदेश में ऊंचे पद पर कार्यरत है और खुद राजेश जी भी पदोन्नति पाकर प्रथम श्रेणी अधिकारी के रूप में रिटायर हुए हैं। वर्मा जी सोचते हुए रो पड़े। इधर चाय समाप्त कर बाकी तीनों मित्र चलने से पहले वर्मा जी से विदा लेने आए। वर्मा जी ने झट अपने आंसू पोंछकर उन्हें हंसकर विदा दी। वह लोग अपने घर को चले गए। उनके जाने के बाद नकुल जी ने वर्मा जी को कहा, वर्मा जी आप दोपहर में हल्का भोजन करेंगे ना? वर्मा जी बोली, जो आप खाओगे वही मैं भी खा लूंगा। नकुल जी बोली, ठीक है, मैं मूंग दाल की पतली खिचड़ी बना लेता हूँ। दोपहर में दोनों ने मिलकर लंच में मूंग दाल की पतली खिचड़ी खाई। फिर नकुल जी बोली, भाई मुझे तो लंच के बाद थोड़ी झपकी लेने की आदत है, आप भी कोशिश कीजिए आराम करने की। वे अपने कमरे में चले गए। राजेश जी के बारे में सोचते हुए आगे उन्हें याद आया कि प्रकाश जी उनके पास अपनी पदोन्नति के बारे में निवेदन करने आए थे और उन्होंने उन्हें लगभग धुतकारते हुए अपमानित कर अपने घर से निकाल दिया था। वो यूं था कि प्रकाश जी जिन्होंने आईपीएस अफसर थे, उन्हें उनके उत्तम ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर आईपीएस अवार्ड होने वाला था और उनकी फाइल जिन्हें गृह सचिव महोदय के पास पड़ी थी। वे वर्मा जी के परम मित्र थे और वर्मा जी यदि सिर्फ फोन कर देते तो प्रकाश जी का काम बन जाता। इसलिए वे वर्मा जी को निवेदन करने गए थे, मगर वर्मा जी ने उनकी कोई मदद नहीं की थी। हालांकि बाद में लगभग 1 वर्ष बाद उन्हें आईएएस अवार्ड हो ही गया। आज वर्मा जी उस घटना को याद कर खुद को कोस रहे थे। वर्मा जी को जैसे जैसे अपने इन मददगारों के साथ अपने पद और संबंधों के घमंड में किया गया दुर्व्यवहार याद आता जा रहा था, वैसे वैसे वे शर्मिंदगी के सागर में डूबते चले जा रहे थे। वे भी ठीक से संभल ही नहीं पाए थे कि उन्हें बाहर बैठक में अपने मित्रों की आवाज सुनाई दी। वे आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने सुना कि मिस्टर मदन जी कह रहे थे कि भाई नकुल, अब तो वर्मा जी काफी हद तक स्वस्थ हो गए, तो मेरा विचार है क्यों ना उन्हें मैं अपने घर ले जाऊं। देख, तू ठहरा छड़ा, तेरे तो आगे नाक ना पीछे पगा, इससे तो वर्मा जी की जिम्मेदारी मुझे उठाने दे। वहां मेरी नाती पोते उनके साथ खेलेंगे तो उनका मन भी लगा रहेगा। मिस्टर मदन जी की बात सुनकर वर्मा जी को याद आया कि किस प्रकार उन्होंने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था। हुआ यूं था कि उन दिनों मिस्टर मदन जी के व्यापार में अचानक काफी घाटा हो रहा था और उन पर बाजार का काफी खर्च चढ़ गया था। उन्होंने वर्मा जी से निवेदन किया था कि यदि वे अपने परिचित बैंक मैनेजर को कहकर उन्हें अपनी सिक्योरिटी पर थोड़ा लोन दिला दे तो उनका व्यापार संभल जाएगा, मगर वर्मा जी ने 2 टूक मना कर दिया था। हालांकि मिस्टर मदन जी ने तो किसी तरह बाजार से भारी ऊंची दर पर कर्ज लेकर अपना व्यापार संभाल लिया था, मगर उस वक्त शायद वर्मा जी ने मदद कर दी होती तो उन्हें ऊंची ब्याज दर पर रकम उधार नहीं लेना पड़ती और उनका काफी पैसा बर्बाद होने से बच जाता। वर्मा जी अपने इन्हीं बर्तावों को एक के बाद एक याद कर रहे थे और पछता रहे थे। उन्हें यह भी याद आया कि किस प्रकार उन्होंने अपने घमंड और ऐंठ के चलते उन्होंने नकुल जी को भी नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हुआ यूं था कि उन दिनों नकुल जी एक सामान्य वकील ही थे और उनके पास अक्सर साधारण जमानत और छोटे मोटे केस ही होते थे। ऐसे उनके सामने एक मौका आया था
कि वे सरकारी पैनल अधिवक्ता बन सकते थे। इसके लिए थोड़ा तगड़ी अप्रोच चाहिए थी और वो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सिफारिश से संभव हो सकता था। नकुल जी ने पड़ोसी होने के नाते वर्मा जी से इस बारे में मदद मांगने की मंशा से संपर्क किया था, मगर कहाँ साहब, वर्मा जी तो साथ में आसमान पर उड़ते थे उन दिनों। उन्होंने नकुल जी को अपमानित करते हुए अपने घर से भगा दिया था। आज उस स्थिति की कल्पना कर वर्मा जी जमीन में गड़े जा रहे थे। उन्हें याद आ रहा था कि उन्होंने किस प्रकार नकुल जी की खिल्ली उड़ाई थी, और वही नकुल जी आज शहर के सबसे बड़े वकीलों में शामिल थे। यहाँ तक कि दो बार उन्होंने जज बनने का प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वे अपनी प्रैक्टिस से ना सिर्फ अच्छी कमाई कर लेते थे, बल्कि वास्तविक जरूरतमंदों के लिए वे निःशुल्क सेवा भी देते रहते थे। आज उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी और सारे शहर में लोग उनका गुणगान करते थे। इधर वर्मा जी अपने कुकर्मों को याद कर करके परेशान हो रहे थे, तो दूसरी ओर उन्हें सुनाई पड़ रहा था बाहर बैठक में उनके दोस्तों का आपस में बहस करना, जो इस बात पर लड़ रहे थे कि आज से वर्मा जी किसके साथ रहेंगे। वर्मा जी उनका अपने प्रति प्रेम देखकर बैठे बैठे सिर्फ आंसू बहा रहे थे। उन्होंने सोचा कि देखो, आज मुझे अपने घर से निकले 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया है, मगर आज तक मेरे बेटे बहू ने मेरी खोज खबर तक नहीं ली कि मैं कहाँ हूं, कैसा हूं, मैं जिंदा भी हूं या नहीं। वे यही सब सोच रहे थे कि तभी बाहर चारों दोस्तों का स्वर सुनाई दिया। राजेश जी ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम पर्ची डालकर फैसला कर लें। हम एक से 4 नंबर लेकर पर्ची बना लेते हैं, जिससे जो नंबर मिलेगा वो हर महीने की पहली तारीख को वर्मा जी को अपने घर ले जाएगा। सब सहमत हो गए। तभी पर्ची बना भी नहीं पाए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। नकुल जी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने पुलिस इंस्पेक्टर अपने दल बल के साथ खड़े थे और उनके साथ एक सज्जन दिखने वाले दंपत्ति भी थे। इंस्पेक्टर ने पुलिसिया लहजे में पूछा, ये मिस्टर नकुल का घर है? नकुल जी बोली, जी मेरा नाम नकुल है और ये मेरा ही घर है। इंस्पेक्टर ने कहा, आपके घर की हमें तलाशी देनी है, ये रहा वारंट। नकुल जी बोली, मगर आपको तलाशी क्यों लेनी है? इंस्पेक्टर बोला, ये मिस्टर मुकेश वर्मा है और इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है कि आपने इनके पिता रिटायर्ड अधिकारी मिस्टर वर्मा को अपने घर में बंद कर रखा है। इंस्पेक्टर के मुंह से ये सुनकर चारों दोस्त अवाक रह गए। तो कुछ कहते उससे पहले उस युवक ने अत्यंत बदतमीजी से नकुल जी से कहा, चलिए मिस्टर नकुल, आपका खेल खत्म होगा। अब हमारे पिता को हमारे हवाले करके आप जेल जाने की तैयारी कीजिए। फिर वो इंस्पेक्टर से बोला, आप क्या देख रहे हैं इंस्पेक्टर, आप इन्हें गिरफ्तार कीजिए और पिताजी को इनके चंगुल से छुड़ाकर हमारे हवाले कर दीजिए। इंस्पेक्टर आगे बढ़ा तो नकुल जी ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, आप शायद शहर में नए आए हैं। आपकी जानकारी लेके बता दूं कि मैं एडवोकेट नकुल हूं और शहर में कानून विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता हूं। आप लोग आए हैं तो इत्मीनान से बैठिए, मैं भी आपके एसपी साहब से बात कराता हूं। ये सुनकर उस नौजवान के साथ आई स्त्री ने चिल्लाते हुए कहा, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी गीदड़ भभकी में ना आए। आप तो इस आदमी को गिरफ्तार करके पिताजी को छुड़वाइए। तब तक नकुल जी ने एसपी को फोन लगा लिया था। उन्होंने फोन स्पीकर पर ले लिया था। पहली घंटी के बाद ही दूसरी ओर से फोन उठाया गया और बड़े आदर से एसपी साहब ने कहा, जी सर, बोलिए, कैसे याद किया आपने? नकुल जी बोले, सर आपके एक इंस्पेक्टर साहब मेरे घर का सर्च वारंट लेकर आए हैं और मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। एसपी साहब बोले, सर आप प्लीज उस इंस्पेक्टर को फोन दीजिए। नकुल जी ने कहा, नहीं सर,
मेरा निवेदन है कि कृपया करके आप यहाँ आ जाइए। एसपी साहब ने कहा। मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। नकबल जी ने इंस्पेक्टर और उन सबको सोफे पर बैठने को कहा। इंस्पेक्टर तो एसपी साहब की आवाज सुनते ही घबरा गया था, जबकि वो दंपति अभी भी अपनी ऐक में थे। वह बड़बड़ाते हुए सोफे पर बैठ गए। तभी राजेश जी और प्रकाश जी भीतर जाकर उनके लिए ट्रे में पानी और बिस्कुट लेकर आ गए। ये देखकर उन दोनों मियाँ बीबी ने नाक भूस सिकोड़ते हुए कहा, हमें यहाँ अपनी आवभगत नहीं करानी है। तभी बाहर एसपी साहब की कार आकर रुकी। नकुल जी के दरवाजे पर कार रोकने की आवाज आई तो वह स्वयं उन्हें लेने दरवाजे पर पहुंच गए। तभी एसपी साहब दरवाजे पर दिखाई दिए। उन्होंने झुककर नकुल जी को प्रणाम किया। ये देखकर तो इंस्पेक्टर की हालत खराब हो गई। उसने तुरंत खड़े होकर उन्हें सैल्यूट किया। वह दंपत्ति भी अब खड़े हो गए। पुरुष ने हाथ आगे बढ़ाकर अपना परिचय दिया। मुकेश वर्मा, यहाँ पर फ्रानी कंपनी का टेटोरियल हेड। आपने हमारी कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। एसपी साहब ने उसे इग्नोर करते हुए इंस्पेक्टर से पूछा, क्या बात है इंस्पेक्टर, आप लोग मिस्टर नकुल को गिरफ्तार किस बिना पर कर रहे हैं? इंस्पेक्टर कुछ कहता उससे पहले ही मुकेश बोल उठा, तो क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ। इन चारों बूढ़ों ने पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा समय से मेरे बूढ़े पिता को अपहरित कर छुपा रखा है। आज मुझे जैसे ही पता चला मैं उन्हें लेने आ गया हूँ। इस पर ये चारों बाधा दे रहे हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करिए और जेल में डाल दीजिए। उसकी बात सुनकर एसपी साहब ने उसे फटकारते हुए कहा, विल यू प्लीज शट अप, मुझे अपने सब ऑर्डिनेट से बात करने दीजिए। एसपी साहब की फटकार सुनकर वो सहम गया। इंस्पेक्टर हकलाते हुए बोला, सर वो दरअसल हुआ यूं कि इन्होंने थाने आकर मुझ पर दबाव बनाया कि इन चारों ने मिलकर इनके पिता का अपहरण कर बंदी बनाकर रखा है। इसलिए मैं इन सब लोगों को गिरफ्तार करके इनके पिता को छुड़ाऊं। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था सर। एसपी साहब बोले, आपने पहले इस बात की तस्दीक की क्योंकि वास्तव में इनके पिता का अपहरण हुआ था या नहीं? इंस्पेक्टर सर झुकाकर खड़ा रहा, उसे जवाब नहीं दिया। अब एसपी साहब नकुल जी से मुखातिब होते हुए और हाथ जोड़कर कहा, सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू ऑल फ्रॉम माय सबऑर्डिनेट्स। इसके बाद इन्होंने इंस्पेक्टर से कहा वो बाहर जाकर उनका इंतजार करे। इंस्पेक्टर सर झुकाकर बाहर निकल आया। एसपी साहब बोले, सर कहाँ है मिस्टर वर्मा जिन्हें लेकर ये सारा हंगामा हो रहा है? तभी भीतर से वर्मा जी निकलते हुए बोले, सर आई एम वर्मा, मैंने सब कुछ देखा और सुना है। मैं इन देवतुल्य दोस्तों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ कि मेरे इस नालायक बेटे की वजह से इन्हें इतनी जिल्लत झेलनी पड़ी, और मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ कि आपको यहाँ आने की तकलीफ उठानी पड़ी। वर्मा जी बोले कि नालायक आज इतने दिनों बाद मुझे लेने आया है जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये कहा था जब मैं पिछले हफ्ते अस्पताल में भर्ती था और घर नहीं लौटा था। मुकेश ने कुछ कहना चाहा तो वर्मा जी ने उसे रोकते हुए कहा, सर दरअसल में दोनों मियाँ बीबी मेरे संपत्ति पर नजर रखे हुए हैं कि मुझ पर काफी समय से दबाव बना रही थी कि मैं शहर के बीच में स्थित अपनी कोठी इनके नाम कर दूं, जिसे ये बिल्डर को बेचकर मोटी रकम कमा सके। मगर मैं इनके मंसूबे सफल नहीं होने दूंगा। इन 10-12 दिनों में ही मुझे समझ में आ गया कि दुनिया में दोस्ती सबसे बड़ी चीज है। अब मुझे ये चारों दोस्त मिल गए हैं। मैं अपनी बाकी जिंदगी इन्हीं के साथ गुजारने वाला हूँ। और हाँ, जिस कोठी को ये दोनों अपने नाम करवाना चाहते हैं, मैंने तय कर लिया है कि उसे मैं अनाथालय में परिवर्तित कर दूंगा। इसके लिए मैंने अपने सॉलिसिटर से बात कर ली है। ये सुनकर मुकेश और उसकी बीवी चिल्लाते हुए बोले, सर
इस बुढ़े का दिमाग खराब हो गया है। इन चारों ने इसे बर्ग लाया है, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। उनके शब्दों को सुनकर एसपी साहब बोले, मिस्टर मुकेश, माइंड योर लैंग्वेज। यू आर टॉकिंग अबाउट योर फादर एंड यू आर यूजिंग सच फिल्दी वर्ड्स। मुकेश बोला, तो प्लीज कीप क्वाइट, इट इज अवर फैमिली मैटर। ये सुनकर एसपी साहब एकदम भड़क उठे और उन्होंने इंस्पेक्टर को बुलाकर कहा, अरेस्ट दिस फॉस्टेट। इंस्पेक्टर ने तुरंत मुकेश को हिरासत में ले लिया। मुकेश चिल्लाता रहा, मगर एसपी साहब ने उसकी एक ना सुनी। ये देखकर उसकी पत्नी उनसे विनती करते हुए बोली, सर, इन्हें माफ कर दीजिए। दरअसल ये आज बहुत अपसेट है। आज इनके पास उस बिल्डर का फोन आया था और वह इन्हें धमकी दे रहा है कि वो या तो तुरंत अपने फादर से एग्रीमेंट पर साइन करवाकर पेपर उसे सौंप दे, या फिर उसे जो एडवांस 5 करोड़ रुपए लिए हैं वो एक हफ्ते में लौटा दे। अब पैसे तो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए और पिताजी पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा समय से गायब थे। बिल्डर ने ही उनके यहाँ होने की खबर इन्हें दी थी। उसकी बात सुनकर वर्मा जी बोली, सर, अब मुझसे पूरी बात सुनिए। पिछले 1 महीने से मेरा ये नालायक बेटा उस बिल्डर से मेरी शहर के बीच में स्थित प्रॉपर्टी का सौदा 30 करोड़ रुपए में करना चाहता था और उसे बेचने के लिए मुझ पर लगातार दबाव बना रहा है। इसकी बीवी भी इसका समर्थन कर रही है। इसने बिल्डर से मेरे मना करने के बावजूद 5 करोड़ रुपए एडवांस ले लिए थे। मेरे इस प्रॉपर्टी को बेचने से मना करने पर इन लोगों ने मुझे कमरे में बंदी बना दिया था और मुझे एक वक्त सूखी रोटी और दाल भर खाने को दे रहे थे। ये दोनों मुझ पर दबाव बना रहे थे कि मैं संपत्ति को बेचने के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दूं। मैं किसी तरह इनकी कैसे छूटकर भागा और कमजोरी और शुगर की बीमारी के चलती यहाँ आकर सड़क पर बेहोश हो गया। तब इन चारों भले मानुसों ने मेरी तीमारदारी कर मुझे अस्पताल में भर्ती कराया और स्वस्थ होने पर यहाँ ले आए। अब मैं इन नालायक बेटे बहू के पास नहीं वापस जाना चाहता हूँ। और हाँ, मैंने यहाँ रहते हुए अपने वकील से बात कर उस कोठी को अनाथालय के रूप में रजिस्टर करवा दिया है। वकील अभी पहुंच ही रहा है। मैंने अपनी सारी संपत्ति में से इन दोनों को बेदखल कर दिया है और अब मेरे इनसे कोई नाता नहीं है। तभी वहां शहर के जाने माने दीवानी मामलों के वकील मिस्टर शर्मा वहां पहुंचे। उन्हें सभी पहचानते थे। सबका उनका अभिवादन किया। शर्मा जी ने सबको बताया कि वर्मा जी ने अपनी वसीयत में अपने बेटे को बेदखल करते हुए सारी संपत्ति ट्रस्ट को दान कर दिए और ट्रस्ट में वे और उनके वर्तमान 4 मित्र ट्रस्टी नियुक्त किए गए हैं। ये सुनकर मुकेश और उसकी बीवी का चेहरा उतर गया। वे पछता रहे थे कि उन्होंने क्यों अपने पिता से दुर्व्यवहार किया, मगर अब सब कुछ ठीक नहीं हो सकता था। वर्मा जी को वक्त के थपेड़ों ने अच्छा सबक सिखा दिया था और उनके बेटी बहू का भविष्य अंधकारमय हो गया था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।